हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीड एंड रिवाइज में। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक करेंगे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे ना मैं सारे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी। सारे हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। तो इसमें आपको करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कुछ भी बुक्स या फिर कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे बहुत ही क्रिस्प नोट्स बने हुए हैं और इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 से 78 पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके दिया हुआ है। और ये बोलता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये बोलता है आर्टिकल 52 टू 78 पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? आपका प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और अटर्नी जनरल आते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आप अब इसको ना याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, तो आप ये याद रखेंगे। देन आर्टिकल 52 हमारा क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होते हैं और सिंबल होते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी के। नेशन में यूनिटी इंटीग्रिटी मीन्स कि पूरे नेशन को एकजुट एक बांध करके रखना। देन हम आते हैं आर्टिकल 53। ये एग्जीक्यूटिव पावर बताता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। देन हम आते हैं आर्टिकल 54 जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट है वो नॉट डायरेक्टली है, मीन्स कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते बट इलेक्ट्रोलर कॉलीग के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो इलेक्शन, तो इसमें इलेक्टोरल कॉलीग कौन कौन से इंक्लूडेड है? ये है आपका इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा है वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, प्लस इलेक्टेड असेंबली ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? तो ये आपका है नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव के और बोथ हाउसेस के। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा के, वो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और काउंसिल के ना तो इलेक्टेड और ना तो नॉमिनेटेड मेंबर। और सेम हमारा दिल्ली और पुडुचेरी के लिए भी है कि वहाँ के भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के। तो ये था हमारा आर्टिकल 54। देन हम आते हैं आर्टिकल 55 में। तो आर्टिकल 55 क्या बताता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मीन्स की इलेक्शन ऑफ, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस मैनर में होता है। तो वो तो मैंने आपको बताया ही कि वो इनडायरेक्टली होता है थ्रू इलेक्टोरल कलीग। देन हम आते हैं आर्टिकल 56 में। ये टर्म ऑफ ऑफिस बताता है आपका प्रेसिडेंट का, जो कि 5 साल होता है, ठीक है। देन 57, इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, लाइक कि अगर कोई प्रेसिडेंट है उसको फिर से प्रेसिडेंट बनाना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो वो चीज़ें बताता है। देन हम आते हैं आर्टिकल 58 में। इसमें क्वालिफिकेशन बताया गया है प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला तो ये है कि वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और दूसरा ये है कि उसने 35 ईयर कंप्लीट किया हो, और तीसरा कि वो क्वालिफाई हो सके मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं क्वालिफिकेशन के लिए। देन हम आते हैं आर्टिकल 59 में। 59 क्या बताता है? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वहाँ का क्या कंडीशन होगा। तो इसमें पहला कंडीशन है कि शुड नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हाउस है पार्लियामेंट का, लोकसभा या राज्यसभा, उसका वो मेंबर नहीं होना चाहिए। और शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ना कि वो कोई भी डिपार्टमेंट में वो काम ना कर रहे हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री उनके अंडर ना हो। ठीक है। एंड देन थर्ड नंबर है, ही इज entitled विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंट। मीन्स कि उनको ये छूट दी गई है कि वो अपना जो ऑफिशियल रेसिडेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी रेंट। मीन्स कि उन्हें कोई रेंट पे नहीं करना होता है। और फोर्थ वन इज एमोल्यूमेंट एंड अलाउंस। एमोल्यूमेंट और अलाउंस जो है वो पार्लियामेंट हमेशा डिटरमाइन करती है प्रेसिडेंट का। और जो एमोल्यूमेंट है, जो पॉइंट नंबर आपका 5 है, वो कभी भी डिमिनाइज यानी कम नहीं हो सकता अगर कोई वर्किंग प्रेसिडेंट है और उनका टर्म ऑफ ऑफिस चल रहा है। तो उनका जो भी सैलरी डिसाइड हुआ है वही सैलरी जब तक वो काम करेंगे तब तक मिलेगा। वो उनके काम मतलब उनका जो टर्म है उसके बीच में कम नहीं हो सकता। देन हम आते हैं आर्टिकल 60 में। इसमें ओथ और एफर्मेशन दिया गया है कि जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो ओथ लेते हैं, तो उसमें वो क्या क्या स्वेयर करते हैं। स्वेयर मीन्स की कसम खाना। तो वो स्वेयर करते हैं फेथफुली एग्जीक्यूटिव द ऑफिस, मतलब कि एग्जीक्यूट करेंगे सारा ऑफिस का काम फेथफुली, प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को। फिर तीसरा वो कहते हैं डिवोट करेंगे हिमसेल्फ टू सर्व वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि लोगों के इंडिया के लोगों के लिए अपने आप को डिवोट करेंगे और सर्व करेंगे। फिर देन हम आते हैं आर्टिकल 61। ये हमारा इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। इम्पीचमेंट एक ही कंडीशन में होता है जब प्रेसिडेंट ने वायोलेशन किया हो कॉन्स्टिट्यूशन का। और इम्पीचमेंट लाने के लिए भी आपको ना 1/4 मेंबर का ज़रूरत पड़ता है। मीन्स कि जो इम्पीचमेंट है वो किसी भी हाउस में आ सकता है, पार्लियामेंट में किसी भी हाउस के मेंबर ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों। बट वो जब लाएंगे ना तो उसको लाने के लिए भी 1/4 मेंबर का ना साइन चाहिए होगा। मीन्स कि आप मान लीजिए 500 मेंबर हैं, अगर मान लीजिए लोकसभा का कोई इंसान है और वो इम्पीचमेंट लाना चाहता है तो 500 मेंबर हैं लोकसभा के, तो इसका जो 1/4 होगा ना उन सारे मेंबर्स का साइन चाहिए होगा। ठीक है। तो 1/4 इसका कितना होता है, 1/4 एंड 10 यानी 120 लोगों का साइन चाहिए होगा लाने के लिए। 120 मतलब समथिंग ऐसे ही कुछ 120 125 लोगों का। और जब ये आएगा तो प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले ही नोटिस दे दिया जाएगा। 14 डेज ना पहले ही नोटिस दे दिया जाएगा कि हाँ भाई आपके खिलाफ इम्पीचमेंट आ रहा है। और अगर इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो उसको पास करने के लिए भी ना 2/3 मेंबर की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में। ये हम इसको स्पेशल मेजोरिटी में बोलते हैं। तो एक तो आपको लाने के लिए 1/4 मेंबर की ज़रूरत है और उसको पास करने के लिए भी 2/3 मेंबर की ज़रूरत है। फिर क्या होता है, इम्पीचमेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर है ना लोकसभा और राज्यसभा के, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट स्टेट का ना इसमें कोई काम नहीं होता। तो अगर जैसे कि हमने वहाँ ऊपर में पढ़ा था कि जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है तो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट यहाँ पे ना ना असेंबली के और ना काउंसिल के, ये स्टेट का इसमें इम्पीचमेंट का कोई काम ही नहीं होता। और यूटी जो दिल्ली और पुडुचेरी के यूटी के मेंबर थे उनका भी कोई काम नहीं होता यहाँ। फिर हम आते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट का। पावर ऑफ प्रेसिडेंट में भी बहुत तरीके का पावर है प्रेसिडेंट को दिया गया है। जैसे कि दिया गया है, जैसे हम पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर जो भी है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिया जाता है। मीन्स कि अगर कोई भी लॉ बन के आया और उसको एग्जीक्यूट करना हो पूरे देश में तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे बन के आएगा। फिर ये अपॉइंट पीएम और अटॉर्नी जनरल।
जो प्रेसिडेंट होते हैं वो पीएम और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, और इन दोनों का जो ऑफिस होता है ना वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर है। मीन्स कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा सकते हैं। देन हम आते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीईसी, अदर ईसी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, गवर्नर ऑफ स्टेट, चेयरमैन मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। ये सारे जो मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फिर प्रेसिडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है इन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल मांग सकता है पीएम से। मीन्स कि किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वो पीएम से मांग सकते हैं, और प्रपोजल भी मांग सकते हैं अगर उनको ज़रूरत है तो। देन क्या है, ही कैन एक्वायर पीएम टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि वो पीएम को कह सकते हैं कि कंसिडरेशन देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसमें क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए एक डिसीजन है जो कि लिया जा चुका है उनके द्वारा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो उसको कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्ट पीएम से मांग सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। फिर आते हैं हम, ही कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एससी एसटी और ओबीसी के कंडीशंस जो होते हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बिठा सकते हैं। फिर आते हैं हम कि ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर यूटीज, जैसे कि हम जानते हैं कि सारे जो यूटीज होते हैं उन सब वो सारे जो होते हैं ना प्रेसिडेंट के अंडर होते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट के अंडर होता है। और ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया, और पावर विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। मीन्स कि वो कोई भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं लेजिस्लेटिव पावर में। लेजिस्लेटिव पावर में क्या है कि वो सम्मन और प्रोरोग करते हैं पार्लियामेंट का, और डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। ठीक है, और वो सम्मन करते हैं जॉइंट सीटिंग लोकसभा और राज्यसभा की, जो जॉइंट सीटिंग होगी उसको। फिर देन है कि ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट at the commencement of first session after each general election and the first session of each year। मीन्स कि जनरल इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जो नई पार्लियामेंट बनेगी, नई पार्लियामेंट में लोग आएंगे, उनका जो सेशन होगा उसका फर्स्ट सेशन प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। और एवरी फाइनेंशियल ईयर या फिर ईच ईयर में जो नया सेशन बैठता है उसका भी फर्स्ट जो सेशन होगा ना वो प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। फिर आते हैं हम, he can send a message to parliament with the respect of bill pending in the parliament। वो मैसेज भेज सकते हैं अगर कोई भी बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में तो। देन he can appoint any member of लोक सभा preside over proceeding। ठीक है, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का सीट वैकेंट हो, मीन्स कि कोई हो ना सीट खाली हो, तो प्रेसिडेंट उसके लिए किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं। सेम वो काम राज्यसभा में भी करते हैं अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का सीट वैकेंट हो। फिर हम आते हैं कि वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को राज्यसभा के, और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को लोकसभा के। बट जो ये एंग्लो इंडियन वाला जो है ना रिजर्व सीट, ये हटा दिया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। अभी करेंटली प्रेसिडेंट बस नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को राज्यसभा में। देन हम आते हैं, ही डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। मतलब कि जो भी एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन आएगा उसका जो होगा फाइनल जो होगा वो प्रेसिडेंट ही बताएंगे, बट इन कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके। और फिर उसके बाद वो अपना डिसीजन देंगे। देन हम आते हैं बिल्स पे।
तो इसमें क्या है कि जो भी मनी बिल होगी ना, सर्टेन टाइप ऑफ बिल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो भी मनी बिल होगी और जो भी बिल होगी जो रिलेटेड होगी आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी बिल होगा, उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन और रिकमेंडेशन का ज़रूरत होता है। इन केस ऑफ बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे सकते हैं या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, या रिटर्न कर सकते हैं बिल को। बट अगर पार्लियामेंट ने उस बिल को दोबारा से पास कर दिया तो प्रेसिडेंट ऑब्लिग होते हैं अपना एसेंट देने के लिए। बट स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर हम आते हैं प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में। इसमें क्या होता है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट क्या है, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। जो ऑर्डिनेंस है ये आर्टिकल 123 में आता है। और ये ऑर्डिनेंस जो होता है ना, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो बनता है, बट अगर पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है तो सेशन के 6 वीक के अंदर, मान लीजिए आज है आपका, अगर आज वो सेशन में आया तो आज से 6 वीक के अंदर ना वो ऑर्डिनेंस को पास करना होता है पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है। देन एक यहाँ पे है कि ही कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नमेंट, पीस एंड प्रोग्रेस के लिए ना वो रेगुलेशन बना सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, दादर और नागर हवेली में और दमन दीव में। फिर हम आते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है कि अगर मनी बिल आ रहा है तो उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत है प्रेसिडेंट की, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूनियन बजट को पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं फर्स्ट टाइम में। फिर होता है कि कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं दे सकते उनके रिकमेंडेशन के बिना। फिर हम आते हैं इसमें कि वो एडवांसेस बना सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में अगर कोई अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आया। अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर बोले तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कुछ हमें बहुत ही अर्जेंटली बनाना हो या फिर डिजास्टर आ गया, वहाँ पे बहुत अर्जेंटली पैसा चाहिए, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो एडवांस दे सकते हैं कंटीजेंसी फंड से, ठीक है। देन वो प्रेसिडेंट है वो हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बैठाते हैं ताकि हम रेवेन्यू का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके सेंटर एंड स्टेट में। देन हम आते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट का। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ना ये बिल्स के ओवर होता है, मींस कि वीटो पावर जो है वो बिल्स के ओवर प्रेसिडेंट उस पर अपना पावर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है इल कंसिडरेशन जो होता है ना पार्लियामेंट, उसको रोकने के लिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनने से रोकने के लिए ये वीटो पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को। तो इसमें वीटो दिया हो गया है आपका एब्सोल्यूट वीटो, मतलब 4 टाइप का होता है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट वीटो जिसमें कि 2 केसेस में होता है। एक तो आपका प्राइवेट मेंबर बिल में, अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल ला रहा है वो, और दूसरा आपका होता है कि अगर कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया तो एब्सोल्यूट वीटो आता है, मींस कि वो बिल वहाँ पे एंड हो जाता है। फिर हम दूसरा आते हैं आपका सस्पेंसिव वीटो में। सस्पेंसिव वीटो जो है कि वो रिटर्न कर दिया जाता है बिल को फिर से कंसिडर करने के लिए पार्लियामेंट को, ठीक है। मींस कुछ टाइम तक जो बिल होता है वो सस्पेंड हो जाता है। फिर हम आते हैं थर्ड पॉकेट वीटो में। इसमें होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन नहीं लेते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और बिल को रख देते हैं चुपचाप से। इसमें इसमें 2 चीज़ एक्सेप्शन है
कि एक ना प्रेसिडेंट जो है उनके पास पॉकेट वीटो का पावर नहीं होता अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हो, और दूसरा कि ऐसा प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और इसमें क्या है कि ये पॉकेट वीटो और वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी जो बिल आ रहे हैं उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा इसी का वीटो का ही है आपका फोर्थ वाला ऑर्डिनेंसेस, जो कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 123 के अंडर आता है। और ऑर्डिनेंसेस की जो लाइफ होती है ना वो 6 मंथ एंड 6 वीक की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन हम आते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि मतलब किसी को माफ़ कर देना, किसी जो ट्राइड और कन्विक्टेड लोग होते हैं, कोई क्राइम करके आए होते हैं, तो उनको माफ़ करना। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 72 में। पार्डनिंग पावर 3 केसेस में होता है। पहला कि अगर पनिशमेंट मिली हुई हो उसको, अगर किसी भी ऑफेंस में जो कि यूनियन लॉ के अगेंस्ट हो। और दूसरा ये है कि कोर्ट मार्शल हो, उस कोर्ट मार्शल हुआ हो, उस केस में पार्डनिंग पावर यूज़ होता है। और तीसरा है कि अगर डेथ सेंटेंस मिला हो तब। फिर हम आते हैं 5 टाइप ऑफ पार्डन, 5 तरीके का होता है। इसमें क्या है, नंबर 1 है पार्डन जिसमें कंप्लीट माफ हो जाता है कोई भी सेंटेंस को। दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में ये होता है कि जो भी उसको सेंटेंस मिला हुआ है, जो भी क्राइम करके अगर कोई इंसान आया उसको सेंटेंस मिला हुआ है, तो उसका लेसर में जो सब्स्टिट्यूट सेंटेंस होगा ना वो उसको दे दिया जाता है कम्यूटेशन में। फिर थर्ड आता है आपका रेमिशन। रेमिशन में होता है जो पीरियड ऑफ सेंटेंस होता है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे कि 2 साल की सज़ा है तो 1 साल कर दिया जाता है। देन हम आते हैं रिस्पाइट में। रिस्पाइट जो होता है वो अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस होता है अगर कोई स्पेशल फैक्ट हो। मीन्स की स्पेशल फैक्ट बोले तो डिसेबिलिटी हो गया या फिर कोई डिजीज़ हो गया, तो उसमें उसका जो भी सेंटेंस है उसको कम कर दिया जाता है। और लास्ट वन इज़ रिप्राइव। ये स्टे लगा दिया जाता है थोड़ी देर के लिए या फिर टेम्पररी टाइम के लिए उनके सेंटेंस पे। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया था ताकि याद हो जाए। ये ना मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो ये चीज़ें आप ऐसे याद करोगे ना। पार्डन मीन्स कंप्लीट माफ, कम्यूटेशन मीन्स कि चेंज इन सेंटेंस हो जाता है और आप यहाँ सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो। ठीक है। देन आपका रेमिशन में रिड्यूस हो जाता है टाइम, फिर रिस्पाइट में चेंज हो जाता है सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट में, और रिप्राइव मीन्स की टेम्पररी। ठीक है। और पार्डनिंग पावर से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट होता है वो बाउंड नहीं होता रीज़न देने के लिए कि आखिर उसने वो ऑर्डर क्यों दिया है। दूसरा होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट अपना टांग नहीं अड़ाता इन सब चीज़ों में। और देन है आपका कि ये जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू मीन्स कि अगर कोई सेंटेंस दे दिया गया है, कोई डिसीजन दे दिया गया है, तो उसको फिर से जांच करने के लिए उस पर जुडिशियल रिव्यू बैठता है। तो पार्डनिंग पावर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। देन हम आ जाते हैं डिस्क्रिशन पावर। इसमें क्या है, इसमें डिस्क्रिशन में 3 डिस्क्रिशन पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को। पहले है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, जब कोई मेजोरिटी नहीं हो क्लियरली, ठीक है, कोई भी पार्टी का क्लियर मेजोरिटी नहीं हो तब हम अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम प्रेसिडेंट अपने मन से कर सकते हैं। फिर हम आते हैं डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं अगर वो अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाए लोकसभा में तो। फिर देन हम लास्ट आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपना मेजोरिटी लूज़ कर दिया, अगर मेजोरिटी लूज़ कर दिया तो फिर डिसमिस कर देना है लोकसभा को। ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है। तो गाइज
ये था हमारा आज का टॉपिक प्रेसिडेंट। होप आपको ये पसंद आया होगा और इसमें सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। और मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर ये सारी चीज़ें किसी एक बच्चे को भी हेल्प करता है तो। अ, मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, ताकि मुझे